हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम अपने फोर्थ यूनिट के चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बेस हैं ऑन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन आपको फाइंड आउट करनी है, उस या यूं कहें करंट की इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन आपको फाइंड आउट करनी है। तो उस पे बेस कुछ क्वेश्चंस हैं अपने, क्लियर है? तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो यहां पर देखिए बेटा, मैंने ना क्वेश्चन की स्टेटमेंट नहीं लिखी, मैंने क्वेश्चन को केवल डायग्राम से समझाया है कि क्वेश्चन ऐसा है। आपको एकदम से देखते ही समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या है, क्लियर है? तो केवल मैंने डायग्राम्स बनाए हैं और आपको मैं करंट की डायरेक्शन बताता रहूंगा, तो वो आपने अपने तरीके से इसको नोट करना है। देखिए यहां पर एक हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर रिंग है, मेटल की रिंग सबसे पहला क्वेश्चन, और एक मैग्नेट को कुछ इस तरफ मूव करवाया जाता है इसके तरफ। तो आपको बताना है कि इस रिंग में जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। देखिए कॉमन सी बात है, मैग्नेट को इसके पास लेके आ रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से यहां करंट इंड्यूस होगा, लेकिन उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी आपको यह बताना है। देखिए बेटा, इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है वो ऐसी होगी कि वो मैग्नेट को आने से रोके। देखो मैग्नेट आती है तो आने नहीं देना, मैग्नेट जाती है तो जाने नहीं देना। काम यहां पर सिर्फ एक, लेंजिस लॉ हमें क्या कहता है, मैग्नेट आ रही है तो उसको आने मत दो, आती है तो आने मत दो, जाती है तो जाने मत दो। मतलब मैग्नेट पास आ रही है, ये रिंग में ऐसा करंट बन जाएगा कि वो इसको पास आने से रोकेगा, आती है तो आने मत दो। और इसको कौन रोक सकता है पास आने से? नॉर्थ पोल ही रोक सकता है। कौन रोक सकता है? नॉर्थ पोल। और ये नॉर्थ पोल कब बनेगा? तो देखिए आपको ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं, जब करंट कुछ इस डायरेक्शन में हो। कौन सा डायरेक्शन है ये? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टी डायरेक्शन में, तब बेटा नॉर्थ पोल बनता है। कैसे याद रखोगे? देखो यहां पर एक लाइन लगाओ, यहां एक लाइन लगाओ, तो ये क्या बन गया? एन की जैसा बन रहा है ना, ये क्या बन गया? एन। एन ही बोले तो नॉर्थ। नॉर्थ तब होता है जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो, और साउथ तब होता है जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो। तो इसका मतलब बेटा, इसका जो मैग्नेट के पास वाला सरफेस है ना, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। आप पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो अपने वर्डिंग में, मैं तो शॉर्ट में आपको आंसर बताऊंगा और समझाऊंगा आपको बस। तो मैग्नेट के पास वाला जो फेस है इसका, वो नॉर्थ पोल बन जाएगा। नॉर्थ तभी बन सकता है जब इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज हो। बस मैं शॉर्ट में यहां पर लिख रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका आंसर है। मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज किस तरफ? जो वो फेस में रिंग का जो कि मैग्नेट के क्लोज है, उसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज आएगा। द करंट इन द फेस ऑफ द रिंग विच इज क्लोज टू द मैग्नेट फ्लो एंटी क्लॉकवाइज। मैग्नेट के नजदीक वाला जो फेस है, इसकी जो साइड है मैग्नेट के पास वाली, यानी ये वाली साइड, मान लो ये मैग्नेट आ रही है तो हम इस साइड की बात करें, इसमें करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा। कैसे होगा? एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए आप। नॉर्थ पोल इसका इस तरफ जा रहा है, सोलेनॉइड की तरफ, ठीक है? तो मैं इधर नाम दे देता हूं ए और इधर बी। अगर ये इधर आ रहा है तो इसका काम क्या है? लेंजिस लॉ क्या कहता है? आता है तो आने नहीं देना। अब नॉर्थ इधर जा रहा है तो ये नॉर्थ को अपने पास नहीं आने देगी। कौन रोक सकता है नॉर्थ को पास में आने से? नॉर्थ ही तो रोक सकता है। तो यानी कि यहां पर नॉर्थ पोल हो जाएगा। नॉर्थ पोल कब होता है? जब करंट एंटी क्लॉकवाइज हो। तो लिख दो इसके फेस ए में, तो जिस तरफ इसका सरफेस ए होगा उस तरफ करंट एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। और अगर फेस बी की तरफ पूछे, यहां एंटी क्लॉकवाइज है तो यहां क्लॉकवाइज, इसका उल्टा होता है दूसरी तरफ, क्योंकि इधर साउथ बनेगा ना, साउथ क्लॉकवाइज से आता है। तो ए की तरफ करंट एंटी क्लॉकवाइज और बी की तरफ से देखेंगे, इधर आगे देखेंगे तो क्लॉकवाइज और इधर से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। तो लिख दिया मैंने, ए की तरफ करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। बात समझ में आई? आपने पूरा एक्सप्लेन करना है। ड्यू टू द लेंजिस लॉ हियर द नॉर्थ पोल विल डेवलप. If there is the north pole, it means the current at the A is anti-clockwise. बस क्लियर?
अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। क्वेश्चन में ये है, देखिए यहां पर एक कैपेसिटर लगाया गया है। ये कैपेसिटर की दो प्लेट हैं, ए और बी। ये कैपेसिटर का सिंबल होता है ना ऐसा, चैप्टर 2 में पढ़ा था आपने फर्स्ट यूनिट में। ए और बी दो प्लेट है कैपेसिटर की, और उनको रिंग से जोड़ दिया एक, ये रही रिंग, और इसके पास में एक मैग्नेट मूव करवाई। तो ये बताओ ए के ऊपर कौन सी पोलैरिटी आएगी, प्लस या माइनस, और बी के ऊपर भी बता दो फिर लगे यार। ठीक है, बात समझ में आई है। एक कैपेसिटर की प्लेट है दो, ए और बी, इनको एक रिंग से जोड़ दिया। अब इसमें हमसे ये पूछा है ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा कि नेगेटिव होगा। तो चलिए समझते हैं कैसे। देखिए नॉर्थ को मैं उस तरफ लेके जा रहा हूं, ये क्या करेगा, इसमें करंट ऐसा डेवलप होगा कि अपने पास आने से मैग्नेट को रोकेगा। ठीक है ना, तो पास आते हैं तो आने नहीं देना। तो यानी कि यहां पर कौन सा पोल बनेगा भाई, नॉर्थ पोल बनेगा। अब नॉर्थ पोल में करंट की डायरेक्शन क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बात समझ में आ गई। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब देखिए, मतलब करंट यहां से चला होगा और घूम के ऐसे आ रहा होगा, ऐसे। ऐसा कब होता है, इसका मतलब ये पॉजिटिव होगी, क्योंकि पॉजिटिव से दूर जाता है करंट और नेगेटिव की तरफ जा रहा होता है। करंट हमेशा पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव की तरफ। इसका मतलब ए पर पॉजिटिव चार्ज और बी पर नेगेटिव चार्ज। बेटा समझ में आया। तो मैं अब इस डायरेक्शन को नहीं शो करूंगा अभी यहां पर, क्योंकि आपने क्वेश्चन भी उतारना है ना, वरना आप ऐसे कैसे उतार लोगे। आप अपने आंसर में खुद उतारना। मैं सीधा लिख देता हूं, ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज। शॉर्ट में लिख रहा हूं बस मैं डायरेक्ट। क्लियर है बेटा, शॉर्ट में डायरेक्टली लिख दिया, आप अपने तरीके से एक्सप्लेन करना है इसको। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन को देखते क्लियर समझ जाओ बस। सोलेनोइड है, बैटरी है, यहाँ एक स्विच है, स्विच को आप ऑन कर रहे हो, एरो का साइन नीचे की ओर है ना, आप क्या कर रहे हो, इसको ऑन कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पर ना एक रिंग रखी है जो कि फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है। कैसा सरफेस है ये, फ्रिक्शनलेस, स्मूथ, बिल्कुल कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। तो ये रिंग यहां पर है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जैसे आप स्विच को जस्ट ऑन करोगे तो क्या होगा। देखिए भाई, जब स्विच को आपने ऑन किया, इसमें करंट एकदम से इंक्रीज होगा। करंट एकदम से इंक्रीज यानी इसका मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज। तो उसकी वजह से लेंजेस लो क्या करेगा, यहां पर ऐसा करंट डेवलप कर देगा जो इसके करंट को अपोज करता हो। यहां पर ऐसा करंट इंड्यूस हो जाएगा जो इसके करंट को अपोज करे। तो इसका मतलब दोनों में रिपल्शन होने वाली है और ये रिंग दूसरी तरफ मूव कर जाएगी। रिंग विल मूव अवे फ्रॉम द सोलेनोइड। क्लियर है बेटा जी, रिंग जो है आपकी सोलेनोइड से दूर मूव कर जाएगी। देखिए मैं क्वेश्चन जानबूझकर लिख रहा क्योंकि अब क्वेश्चन लिखने में यहां बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट समझा रहा हूं भाई, आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए, बस बात खत्म है। क्वेश्चन आते हैं ये क्वेश्चंस काफी अच्छा। अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये कोइल है, कोइल से ना इस मैग्नेट का डिस्टेंस भी उतना ही है, इस मैग्नेट का डिस्टेंस भी उतना ही है, दोनों का डिस्टेंस बराबर है। इस मैग्नेट को इसके इस तरफ लेके आ रहे हैं और इसको इससे दूर लेके जा रहे हैं। एक को नजदीक लेके आ रहे हैं, एक को दूर लेके जा रहे हैं, सेम स्पीड के साथ, सेम स्पीड के साथ। तो ये बताओ इस रिंग में करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा और कितना करंट इंड्यूस होगा। तो भाई एक बात समझिए आप, डिस्टेंस इसका और इसका दोनों का बराबर है। हम जिस स्पीड से इसको पास में लेके आ रहे हैं, उसी स्पीड से इसको दूर लेके जा रहे हैं। इसकी वजह से फ्लक्स बढ़ रहा है, लेकिन इसकी वजह से फ्लक्स घट रहा है। जितना फ्लक्स घटा उतना यहां से बढ़ गया, जितना यहां से घटा उतना यहां से बढ़ गया। तो ओवरऑल तो कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि देखो इधर भी नॉर्थ दूर जा रहा है, यहां से नॉर्थ नजदीक आ रहा है, नॉर्थ दूर जा रहा है, नॉर्थ नजदीक आ रहा है। जितना ये दूर जा गया उतना ये नजदीक आया। तो ओवरऑल अगर टोटल हिसाब लगाएं तो टोटल चेंज कितना आया फ्लक्स में, 0, कोई चेंज नहीं आया, इसलिए यहां 0 करंट। तो
नो इंड्यूस्ड ईएमएफ, या यूं कहें बेटा जी कि जीरो करंट। क्लियर? आई होप कि आपको बेटा यहां तक समझ में आ चुके होंगे ये पांचों पॉइंट। तो चलिए आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि एक मैग्नेट है, उसको दो सोलेनोइड के बीच में कुछ इस तरह से मूव करवाया जाता है। ये ए बी सोलेनोइड से दूर जा रही है लेकिन सी डी सोलेनोइड के नजदीक जा रही है। आपको करंट की डायरेक्शन निकालनी है इन दोनों सोलेनोइड के अंदर। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन बोथ ऑफ द सोलेनोइड्स? तो क्वेश्चन क्लियर है? तो अब समझिए जरा, हम केवल उसको भूल जाओ 2 मिनट के, केवल आप इस केस को समझो। यहां पर क्या हो रहा है, नॉर्थ इससे दूर जा रहा है और लेंजेस लॉ क्या कहता है, जाती है तो जाने नहीं देने का, आती है तो आने नहीं देने का। तो ये इससे दूर जा रही है, ये इसको दूर जाने नहीं देगा, तो इसका मतलब यहां पर ये क्या डेवलप कर लेगा बेटा, साउथ पोल, क्योंकि साउथ ही है जो नॉर्थ को दूर जाने से रोक सकता है। बात समझ में आई है? तो यहां पर क्या होगा, कौन सा फेस डेवलप हो जाएगा, साउथ पोल, ताकि ये नॉर्थ इससे दूर ना जा सके। तो अब इसका मतलब, साउथ का मतलब बेटा अगर मैं यहां से देखूं तो बी में यहां करंट क्लॉकवाइज होगा। कैसा होगा, क्लॉकवाइज। मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्लॉकवाइज, ए बी के अंदर। व्हेन, ये बात जरूर लिख देना, व्हेन सीन फ्रॉम द मैग्नेट, जब मैग्नेट से देखा जाएगा यहां से, तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। और जब यहां से इसमें देखा जाएगा तब करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, ये वर्ड जरूरी है, व्हेन सीन फ्रॉम द मैग्नेट, जब मैग्नेट से देखें, क्योंकि डिपेंड करता आप यहां से ना देख करके, अगर यहां से देखो तो उल्टा केस होगा। ठीक है, हम केवल इस तरफ से बात कर रहे हैं। अब साउथ पास जा रहा है, पास आता है तो आने नहीं देने का, जाता है तो जाने नहीं देना, आता है तो आने नहीं देना। तो मैग्नेट इसके पास आ रही है, ये इसको पास आने से रोकेगा। कौन रोक सकता है साउथ को पास आने से, साउथ ही तो रोक सकता है। तो यहां पर भी कौन सा पोल डेवलप हो गया बेटा, साउथ। तो यानी मैग्नेट की तरफ से अगर देखा जाए, व्हेन सीन फ्रॉम द मैग्नेट साइड, द करंट इन द सीडी इज अगेन क्लॉकवाइज। क्लियर है बेटा? बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, तो आप इसको अपने वे में लिख सकते हो। पहले कैसे लिखोगे, अकॉर्डिंग टू द लेंजेस लॉ, द point at point B, the north the magnet solenoid will become behave like a south pole, ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगी। so the current in the coil AB is clockwise when seen from the magnet side, जब मैग्नेट की साइड से देखेंगे। similarly according to Lenge's law, the polarity of the the polarity of solenoid CD at point C will be like south pole by the Lenge's law. Clear? So when seen from the magnet, then the current in the coil solenoid CD is clockwise. Clear बेटा? अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a bar magnet falls from the height h through a metal ring. एक मेटल की रिंग में से एक बार मैग्नेट ऐसे नीचे गिर रही है। बार मैग्नेट क्या हो रही है, नीचे गिर रही है। मैं ऊपर से ऐसे छोड़ दिया इसको और ये ऐसे आ रही है वर्टिकली, मैग्नेट की रिंग में से होती हुई ये जाएगी। तो क्वेश्चन ये है, विल इट्स एक्सेलरेशन बी इक्वल टू जी? क्या इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगी? तो देखिए भाई, ये इसमें रिंग की तरफ बढ़ रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, पास आ रही है मैग्नेट, आती है लेकिन आने नहीं देने का, आती है लेकिन आने नहीं देने का। तो इसका मतलब ऊपर कौन सा पोल हो गया, नॉर्थ पोल आ जाएगा। तो ये इसको रिपेल करेगा, लेकिन मैग्नेट अभी आर पार तो निकल जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ रिपल्शन तो फील हुई इसको। तो यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन जी के बराबर नहीं रहेगी, ये डिक्रीज कर जाएगी। बात समझ में आ गई है? तो बिकॉज ड्यू टू
Lenge's law, the upper face of ring will behave like द नॉर्थ पोल। जो ऊपर वाला फेस है इसका वो किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा जी? आपके नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, सो ड्यू टू रिपल्शन, इसीलिए ड्यू टू द रिपल्शन, किस किस के बीच में रिपल्शन? मैग्नेट और कॉइल के बीच में, आप लिख लेना। सो ड्यू टू द रिपल्शन द एक्सेलरेशन in the magnet is less than g, acceleration due to gravity। अब तुम्हें पूरा लिखना है, is less than acceleration, मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पर डायरेक्ट। नेक्स्ट पार्ट, what will be the happen if the ring is cut so that no current flow through it। अगर रिंग को ऐसे काट दिया जाए कि इसमें कोई करंट ही ना फ्लो कर पाए, तब क्या होगा? तब कुछ नहीं होगा भाई, जिस एक्सेलरेशन से आ रही थी ये मैग्नेट उसी एक्सेलरेशन चलेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। करंट ही नहीं आया तो कोई नॉर्थ साउथ यहां बनेगा ही नहीं, यहां पर कोई भी नॉर्थ साउथ नहीं बनेगा, इसीलिए जो मैग्नेट है वो जिस एक्सेलरेशन से आ रही थी उसी एक्सेलरेशन से निकल जाएगी। इट विल फॉल विद द एक्सेलरेशन इक्वल टू जी। बात समझ में आई है बेटा? तो चलिए आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, करंट इन ए बी इज डिक्रीजिंग। देखिए एक रिंग है अपने पास और उसके पास एक वायर ए बी रखी हुई है, वायर में से करंट फ्लो कर रहा है बी से ए की तरफ, और ये करंट डिक्रीज कर रहा है, इस तरफ आ तो रहा है लेकिन धीरे धीरे इसकी वैल्यू घटती जा रही है। तो आपको इस कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन निकालनी है। क्लियर? अब देखिए वैसे तो सीधा सा याद रखने का बड़ा आसान सा तरीका है, करंट इसके अंदर घट रहा है ना, तो ये इसके अंदर जो करंट आएगा वो इसका उल्टा काम करेगा, यानी इसको घटने से रोकेगा, यानी कि इसी की डायरेक्शन में एक और करंट बना देगा, मतलब इसको सपोर्ट करेगा। अभी ये घटना चाह रहा है लेकिन ये इसको सपोर्ट कर रहा है, घटने नहीं दे रहा। बात समझ में आ गई? अगर ये इंक्रीज करता तो ये इसको उल्टा चलता, ताकि इसकी वैल्यू पे कुछ ना कुछ इफेक्ट कम हो। बात समझ में आई है? अब इसको देखिए कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप। बाय द लेंजेस लॉ इंड्यूस्ड करंट शुड, देखिए अब जो लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंगली जो इसमें करंट इंड्यूस होगा, इस रिंग के अंदर जो भी करंट इंड्यूस्ड होगा वो, देखिए अब ये घट रहा है धीरे धीरे, तो इसकी वजह से इसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी घट रहा है। ठीक है, लेकिन इंड्यूस्ड करंट वो ऐसा आएगा कि वो घटने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा, यानी कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाना चाहेगा। तो जिस डायरेक्शन में ये फ्लो कर रहा था उसी डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो करेगा। क्लियर? तो बेटा आंसर मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए यही हो गया ना, ऐसे घूम के आया और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई ना, तो आप अपने आप निकाल सकते हो। यहाँ पर बड़े देखते ही क्लियर है, करंट इसमें डिक्रीज हो रहा है ना, तो इसी की डायरेक्शन में करंट आएगा। बस क्लियर है? अगर इंक्रीज हो रहा होता करंट इसमें तो इससे वो बर्दाश्त नहीं होना था इंक्रीज होना, तो ये उल्टा चलता है इससे। ठीक है, अब ये घटना चाह रहा है तो वो इसी की डायरेक्शन में चला, तो को घटने नहीं दूंगा। समझ में आया? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक एक्स डायरेक्शन एक वाई डायरेक्शन, और यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया। देखिए अगर कहीं पर मैंने बताया आपको पहले भी क्रॉस साइन है, क्रॉस साइन का मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है और परपेंडिकुलरली है, और डॉट है अगर तो डॉट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है, परपेंडिकुलरली मतलब उल्टी डायरेक्शन में है बिल्कुल। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है ऐसे इस प्लेन से, और ये एक मेटल की रॉड है जिसको वेलोसिटी v से हम कुछ इस डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं। क्वेश्चन है ए पॉइंट पर चार्ज बताओ कितना होगा, बी पर चार्ज कितना होगा। देखिए बड़ा सिंपल है, चार्ज यानी कि एक तरह से आपको करंट की डायरेक्शन निकालनी है। तो करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सा रूल यूज करते हो? फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल के हिसाब से अपना थंब, फर्स्ट फिंगर एंड द मिडल फिंगर, सेंट्रल फिंगर, इनको आपने ऐसे अरेंज करना है कि एफ बी आई, एफ यानी फोर्स,
फोर्स उसी तरफ लग रहा है जहां वेलोसिटी है, तो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये अपना फोर्स हो गया। क्लियर है? और बी यानी मैग्नेटिक फील्ड बेटा बाहर की तरफ है, एक मिनट, एफ बी। देखिए अब समझिए आप, ये तो है फोर्स यानी कि मोशन की डायरेक्शन ये रही, ठीक है। बी यानी मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल बाहर की तरफ है, तो करंट कहां जा रहा है? नीचे की तरफ। करंट कहां जा रहा है? नीचे की तरफ। समझ में आया बेटा? देखिए वेलोसिटी, ये थंब मेरा वेलोसिटी को दिखा रहा है, फोर्स को, और बी मैग्नेटिक फील्ड इससे बाहर की तरफ है ना ये डायरेक्टली, तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, तो ये फिंगर दिखा रही है करंट की डायरेक्शन को। तो यानी कि करंट बेटा बी से ए फ्लो कर रहा है, तो आप क्या लिखोगे? बाय द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल the current flows from B to A, B to A। अब करंट B से A की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आता है ना करंट, तो so the B is positive charged and A acquires the negative charge। क्लियर है बेटा? पॉजिटिव से नेगेटिव, बी पॉजिटिव और ए नेगेटिव। तो समझ में आया बेटा? तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। तो देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इफ ए करंट थ्रू द वायर इंक्रीज, ये एक वायर है स्ट्रेट वायर जो कि एक लूप में से परपेंडिकुलरली पास कर रही है। अगर इसमें करंट में कोई इंक्रीज हो, इसका करंट धीरे धीरे इंक्रीज करता रहे, तो क्या इस कोइल में ईएमएफ इंड्यूस होगी? जनरली तो होती है। अगर मैग्नेटिक करंट इंक्रीज करता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा, तो यानी कि ईएमएफ इंड्यूस होती है। लेकिन इस केस में आपने बताना है यहां पर की सिचुएशन कुछ अलग है। क्या यहां पर कोई भी ईएमएफ इंड्यूस होगी? तो देखिए बेटा करंट जा रहा है बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ है। राइट हैंड थंब रूल से अगर करंट ऊपर की ओर जा रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरीके से सर्कुलर। और ऐसे ही हमारी लूप रखी हुई है, देखिए लूप भी हमारी ऐसे है, और वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बिल्कुल ऐसे ही आ रहा है। तो यानी कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो इस लूप के पैरेलल हो गया। लूप के क्या हो गया? पैरेलल। भाई अगर मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होता है ना कंडक्टर के, तब फ्लक्स जीरो होता है। कितना होता है फ्लक्स? जीरो। अब चाहे इसमें करंट बढ़ता रहे या घटता रहे, फ्लक्स क्या रहेगा? जीरो ही रहेगा। बात समझ में आएगी? मान लीजिए स्ट्रेट वायर है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ ऐसे होगा, कुछ इस तरीके से गोल, कुछ इस तरीके से गोल सर्कुलर शेप में, ऐसे सर्कुलर शेप में, ये ऐसे सर्कुलर शेप में, और ये सर्कुलर शेप में ऐसे ही हमारी लूप है। तो मतलब कि लूप के पैरेलल ही तो आया मैग्नेटिक फील्ड। और फ्लक्स क्या होता है कि द नंबर ऑफ द लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू द सरफेस या पासिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस। नॉर्मल तो यहां कुछ रहा ही नहीं, यहां तो सब कुछ पैरेलल जा रहा है, तो इसीलिए चेंज इन फ्लक्स भी जीरो होगा यहां पर, और इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जीरो होगी। तो क्लियर है बेटा? समझ में आया? इसको नोट कीजिए, फिर लास्ट क्वेश्चन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंटरेस्टिंग है। क्लियर? तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यहां पर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इसके अंदर आपको चार अलग अलग केस दिए गए हैं, तो आपको यह बताना है इन चारों के अंदर, ये वायर हैं चारों अलग अलग शेप में, तो इन चारों वायर्स के अंदर, वायर की जो लूप्स हैं चारों, इनके अंदर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये आपको निकालना है। सबसे पहले हम फर्स्ट केस को डिस्कस करते हैं। देखिए हम इसका मोशन अंदर की ओर है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बढ़ रही है ये कोइल, तो इसमें करंट की डायरेक्शन आपको निकालनी है। तो भैया सबसे पहले एक बात समझिए आप, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो ऐसा आएगा जिसकी वजह से जो फ्लक्स
इंक्रीज ना होकर के डिक्रीज करे, यानी कि जो इंड्यूस्ड करंट है वो इंक्रीजिंग फ्लक्स को अपोज करेगा, इंक्रीजिंग फ्लक्स को अपोज करेगा। अभी तो करंट मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर था परपेंडिकुलरली, तो अब जो नया मैग्नेटिक फील्ड आएगा इंड्यूस्ड करंट की वजह से, इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो नया मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो बाहर की तरफ होगा, इसका अपोजिट काम करेगा ना, क्योंकि अभी देखिए हम इसको अंदर लेके आ रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, लेकिन इंड्यूस्ड करंट का काम उल्टा होगा, वो उसको बढ़ने से रोकेगा यानी कि उसको घटाएगा। तो इसका मतलब अगर ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है तो जो नया मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो बाहर की ओर होगा। कहां होगा? बाहर की ओर। तो देखिए फ्लेमिंग जो अपना राइट हैंड थंब रूल था उसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए ये तो है अपनी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये फील्ड कहां है? अंदर की ओर, और अगर जो इंड्यूस्ड की वजह से आएगा वो बाहर की ओर आएगा करंट। अगर जो नया मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है तो उसका करंट किस तरफ होगा? कुछ ऐसे, कुछ इस डायरेक्शन में, ये फिंगर्स मेरी करंट की डायरेक्शन बताएंगे, यानी ऐसे। देखिए सी से डी ए बी, सी डी ए बी, सी डी ए बी, कुछ इस तरह से। क्लियर है? समझ में आया? सी डी ए बी लिख दो या ए बी सी डी लिख दो, बात एक ही है, कोई चक्कर नहीं है इस चीज का। बताओ बेटा समझ में आया कि नहीं आया? दोबारा समझिए एक बार, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने कोइल को अंदर की ओर खींचा, जैसे हमने कोइल को अंदर की ओर खींचा मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने लग गया, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होने लग गया? बढ़ने लग गया। लेकिन अब उसकी वजह से क्या होगा? करंट इंड्यूस होगा, इंड्यूस करंट की वजह से नया मैग्नेटिक फील्ड आएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड इस वाले उल्टा काम करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? उल्टा काम करेगा। यहां तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा था, वो बढ़ने से रोकेगा, घटाएगा। अब घटाना यानी कि अगर ये इस डायरेक्शन में था तो वो इस डायरेक्शन में आएगा, इसका उल्टा। तो उल्टा ले लो, ये अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड मान लूं तो ये मेरी फिंगर्स क्या दिखा रही हैं? करंट की डायरेक्शन, सी डी ए बी, सी डी ए बी। बात समझ में आई है बेटा? यही लॉजिक लगेगा चारों के चारों केस में। अब देखिए नेक्स्ट, यहां मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा था, यहां भी बढ़ रहा है, तो फर्स्ट और फोर्थ केस दोनों बिल्कुल सेम होंगे, एक जैसे। ठीक है, यहां पे करंट सी डी ए बी था, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, तो मैंने लिख दिया एंटी क्लॉकवाइज। तो फोर्थ केस मैंने नहीं लिखा, आपने खुद लिखना है, इसमें भी करंट क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज आएगा, आपने अपने आप करना है। बस सी डी ए बी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख देना एंटी क्लॉकवाइज, एक्सप्लेन करके लेकिन थोड़ा। और फिर है सेकंड केस, सेकंड और थर्ड बिल्कुल सेम है। देखिए हम मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड से क्या कर रहे हैं? बाहर जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। सेम केस यहां भी है, थर्ड में भी बाहर आ रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज किया तो डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इंड्यूस्ड करंट आएगा, वो इंड्यूस्ड करंट क्या काम करेगा? फ्लक्स को घटने से रोकेगा, क्योंकि फ्लक्स घट रहा है अभी तो जो इंड्यूस्ड है उसका काम हमेशा उल्टा होता है, वो उसको घटने से रोकेगा। अब घटने से कैसे रोक सकता है? ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर था, तो जो नया मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो भी अंदर की तरफ होगा। बात समझ में आ गई? तो वही राइट हैंड थंब रूल, अगर मेरा थंब क्या शो करता है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो कि अंदर की ओर है, तो फिंगर अपनी क्या शो करेंगी? डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, तो यानी ए सी बी। एक मिनट, क्या शो करेंगी? देखिए ए सी बी और सी बी ए सी बी बी ए सी, ये ऑर्डर, ये बड़ा, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर और ये डायरेक्शन ऑफ करंट ए सी बी। तो सी बी ए अगर घूम के आए, ए के बाद दोबारा क्या आएगा? सी ही तो आएगा, तो ए सी बी वही मतलब है ये, या इसको ऐसे लिख लो, कोई चक्कर नहीं है, ए सी बी, बात एक ही है, ये लिखो या ये लिखो, ऑर्डर वही होना चाहिए सेम टू सेम। तो समझ में आया बेटा? ये डायरेक्शन है अपनी ऐसे, ये कौन सी डायरेक्शन है? घड़ी की डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन है ये बेटा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो समझ में आया बेटा? ये दोनों केस भी बिल्कुल इन केस के जैसे ही हैं। क्लियर है? तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, और ये दोनों आपने खुद से करने हैं।
तो क्लियर है बेटा, नोट कर लिया। तो ठीक है बेटा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।